तो इस क्लास में हम लोग स्टोर प्रोसीजर कर रहे हैं। एक हमारी वीडियो पहले ख़राब हो गई थी जिस वजह से आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आई उसको लेके ना। तो मैं एक अभी प्रोसीजर्स क्रिएट कर देता हूँ आपको इजी वे में। आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया हुआ था। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक टेबल ऑलरेडी यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से हम लोगों ने बनाया हुआ है, एक और हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। और इस पे हम लोग अभी क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ SQL स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, इस फॉर्म का नाम ले लिया यूज़र मास्टर। यूज़र मास्टर इज़ अ नेम ऑफ फॉर्म। और डेटाबेस में जो मेरे पास में डेटाबेस अवेलेबल है वो आई थिंक यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से है, जिसके साथ हम लोगों ने कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश करी थी। यस सर। ये ना यूज़र रजिस्ट्रेशन, यस आई सर, थिंक यूजर ये अंडरस्कोर एस रेंज। पी नहीं एस पी एसपीडीबीएस। एस राइट। पी डी बी एस इज़ नेम ऑफ डेटाबेस है ना। यस तो यस। इसमें हम लोग इस डेटाबेस को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं सर्वर एक्सप्लोरर से, सो दैट कि हमें वो पता चल जाए कि कौन सा हमारे पास में टेबल है, उसका और प्रोसीजर का नाम क्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्वर का नेम देंगे। उससे पहले मैं एसक्यूएल सर्वर यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ अपना। इसमें एसक्यूएल सर्वर का नेम जो होगा वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट कि मैं उसको कनेक्ट कर पाऊँ। सर्वर का नेम मेरा ये है, मैंने इस सर्वर के नेम से अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट किया। और जो था यूज़र DBS इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस। टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं शायद यही था ना। नॉट, यस सर, हाँ यही था। यूबीएस DBS ठीक है। नहीं ये इस नाम का नहीं है, SPDBS सर है। वो कैपिटल यू है। नहीं SPDBS है, ओके ओके ओके। SP_DBS, दिस इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस। ये ठीक है, ये ओके है। तो फाइनली हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया, ये वाला। एंड उसके लिए हम लोगों ने माई कौन से ना बनाया हुआ है इसे ऑलरेडी। इसे अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर मेरे पास में 4 कॉलम्स हैं। और मैंने एक इमेज पाथ भी यहाँ पे ऐड किया हुआ था, क्योंकि लास्ट के बाद हम लोगों ने ये भी इमेज भी ऐड किया था इसके साथ में। तो मैं आपको इसके साथ बता देता हूँ प्रोसीजर्स जो हम लोगों ने बनाए हुए थे। वो प्रोसीजर्स हमारे पास है डिलीट, इंसर्ट, सेलेक्ट और अपडेट। अपडेट के साथ हम लोगों ने इमेज भी ऐड किया हुआ है, इंसर्ट के साथ भी हम लोगों ने इमेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। और सेलेक्ट जो था मेरा पैरामीटराइज था। चलो मैं इसके थ्रू मैं एक प्रोसीजर आपको अभी बना के दिखाता हूँ। प्रोसीजर के साथ थ्रू मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट अभी परफॉर्म करते हैं। तो इस फॉर्म को मैं वेब कन्फिग फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ मैं अपने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करूँगा। सो हम डिज़ाइन पे चले जाते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्म डिज़ाइन है वो सर 6 रोज का। 6 रोज़ के ना। जी। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, टेबल में इंसर्ट टेबल करते हैं, कुछ 6 रोज़ ऑन 3 कॉलम्स ले लेते हैं हम लोग। यस। तो ये हमारे पास ये टेबल है इंटायर। इस टेबल को हम लोगों ने अपने हिसाब से सेंटर में अलाइन भी कर लेते हैं इसे। और उसके बाद फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं, बिकॉज हम इसको इस टेबल में हम लोग मॉडिफाई करके एक टेक्स्ट ले लेते हैं, यूज़र मास्टर का। यूजर रजिस्ट्री। यूज़र मास्टर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक। इसको फिर हम लोगों ने बोल्ड भी कर दिया और इसका साइज़ भी हम लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। लाइक सबसे पहला कॉलम मेरा है ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी। सेकंड कॉलम मेरा क्या है, किस नाम से था, नेम। नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड। और एक है यूज़र की इमेज का, है ना।
यूज़र ओके, इमेज, यूज़र इमेज हमने बाद में ऐड किया था, नेक्स्ट बाद क्लास में में ऐड ऐड करा। किया था। तो यस। मैं उसके यूज़र इमेज के साथ बता देता हूँ आपको, ताकि आप इमेज वाला पैटर्न भी समझ में आ जाए आपको। तो उसके बाद हम लोग कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह ले लेते हैं इसके साथ में। बैकएंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बैकएंड में अगर आपको एक कॉलम और भी तो ऐड करना पड़ेगा, बाकी फ्रंट एंड पे हाँ। ही आपको यूज़ करना है उसे। बैकएंड में तो यस। सिर्फ एक आपको जो कॉलम ऐड करना है वो एन वेयर कैर ले लो और मैक्स साइज़ दे लो। अब यूज़र यस। रजिस्ट्रेशन, यूज़र इमेज में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स तो आएगा नहीं, यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं फाइल अपलोड। ठीक है। उसके बाद परफॉर्म करने के लिए मुझे कुछ बटन्स चाहिए, तो बटन्स हम लोगों ने 4 बटन्स ले लिए। और मैं चाहता हूँ यूज़र की जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे शो हो जाए। तो मैंने इस वाले कुछ कॉलम्स को यहाँ से मॉडिफाई करके मर्ज कर दिया, और यहाँ पे जाके हम एक इमेज कंट्रोल ले लेते हैं। और इमेज कंट्रोल जो ले रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इमेज कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ में कुछ हाइट और विड्थ हम उसका सेट कर देते हैं। जैसे 150 हाइट कर दी और इसका विड्थ भी 150 कर देते हैं। ठीक। नाम नेम चेंज करने पड़ेंगे हमें कुछ, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके हम लोगों ने इसका आईडी चेंज कर दिया। इसका नाम हमने रख दिया txt ईमेल, सेम एज तो सेकंड कॉलम है txt नेम, txt pwd पासवर्ड, और इसका नाम फाइल अपलोड ही रहने देते हैं। और ये जो बटन है हमारे पास, इसके नाम चेंज करने होंगे हमें। btn ऐड के लिए है ये, तो ये टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको। सेकंड बटन मेरा फाइंड के लिए रहेगा, इसकी आईडी हम कर देते हैं यहाँ पे btn फाइंड। देखो, हर एक इसको आइडेंटिफायर कहते हैं। जब भी हम किसी बटन का नाम चेंज करते हैं तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, ये बटन जो है वो किसके लिए यूज़ कर रहा है। अगर हम इसका नाम बटन 1, बटन 2, बटन 3 ही रहने दे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यूज़र के लिए, डेवलपर के लिए, कि वो कौन सा बटन किसकी किसकी कौन सी कोडिंग करी हुई है। तो एक आइडेंटिफायर कीवर्ड होता है यहाँ पे C# में, जिसके थ्रू हम लोग हर एक बटन को, हर एक ऑब्जेक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफायर के अंदर में ही आता है ये। और उसके बाद आपका बटन आ गया डिलीट के लिए, तो डिलीट के लिए हम लोगों ने डिलीट ले लिया, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हमने रख दी वो रख दी हमने btn डिलीट, सो दैट कि अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ ना ऐड पे, तो मेरा जो मेथड जनरेट हो, ये जब हम डबल पे क्लिक करते हैं बटन पे तो क्या होगा, सर्वर साइड का पेज, दूसरा पेज ओपन होता है, उसके अंदर में एक मेथड आ रहा है, और जो मेथड है वो उस बटन के अंदर में मेथड का नाम आ रहा है btn ऐड, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि btn ऐड इज़ अ मेथड टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड करने के लिए किया हुआ, और किसके इवेंट पे हो रहा है, तो वो क्लिक इवेंट पे हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कुछ आइडेंटिफायर लगाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है। तो हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से जाते हैं व्यू कोड पे, और यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ नेम स्पेस वगैरह कॉल करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम कॉल करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये क्या है, ये एक नेम स्पेस है जिसके थ्रू आप एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल डाटा, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा रीडर जैसे ऑब्जेक्ट को, सब क्लासेस को कॉल करोगे। तो बेसिकली क्या है, ये आप क्यों यूज़ कर रहे हो, आप एसक्यूएल क्लाइंट ही क्यों यूज़ कर रहे हो, आपने ओरेकल क्यों नहीं यूज़ किया, कि बिकॉज ऑफ कि मेरे पास जो डेटाबेस अवेलेबल है इस टाइम पे ना, वो एसक्यूएल सर्वर है, जिसके अंदर मैं डेटा के बाद साथ में कनेक्टिविटी सर्विस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट यूज़ किया है। अगर मेरा डेटाबेस ओरेकल होता तो इसकी जगह पे मैं क्या लेता, ओरेकल क्लाइंट। ठीक है। तो इस तरह से 4 हमारे पास ODDB एडियो कनेक्शंस होते हैं, 4 तरह के। सर इसमें इसमें एक डाउट था मुझे। हाँ। जब नेमस्पेसेस हम चूज करते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट एक है, और दूसरा है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो ये जो दोनों नेमस्पेस है, इसके अलावा कोई और नेमस्पेस हम नहीं यूज करेंगे कनेक्टिविटी में? देखो, कनेक्शंस बेसिकली ADO.NET, ये जैसे आपने यहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट यूज़ किया ना, तो ये एसक्यूएल क्लाइंट डेटा के अंदर आया। अभी डेटा के अंदर सिर्फ ये एसक्यूएल क्लाइंट ही नहीं है, यहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट की जगह पे यहाँ पे ओरेकल भी है, जी। ओरेकल क्लाइंट भी है। जी। ओरेकल क्लाइंट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसके यहाँ पे OLEDB भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप ODBC भी यूज़ कर सकते हो, तो ये जहां सारे पर आपके हमारे पास में। database, तो अभी जहां पर फ़िलहाल हम लोगों ने जो यूज़ किया है वो किया है एसक्यूएल क्लाइंट।
क्योंकि एसक्यूएल क्लाइंट इसलिए क्यों किया है, क्योंकि मेरा जो डेटाबेस ऑलरेडी है ना वो एसक्यूएल है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने एसक्यूएल क्लाइंट यूज़ किया है। अगर मेरे पास डेटाबेस और मेरा डेटा ओरेकल होता तो मैं यहाँ ओरेकल यूज़ करता। ये जो हमने यूज़ किया है सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन, वो इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग पास हो रही है वेब कॉन्फ़िग फाइल में पास हो रही है, और वेब कॉन्फ़िग फाइल जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी वजह से हमें कॉन्फ़िगरेशन क्लास को कॉल करनी पड़ी। गॉट इट? यस सर। अगर सपोज कर लो मैं कनेक्शन जो है मैं नहीं कॉल करना चाहता हूँ वेब कॉन्फ़िग से, जो मैंने वेब कॉन्फ़िग में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करी है वो यहाँ नहीं करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहूँ, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक पब्लिक नाम से एक एसक्यूएल कनेक्शन इस्टेब्लिश करी और कौन एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और जिसके अंदर में मैं यहाँ पे एड्रेस पास करता हूँ। एड्रेस मैं कहाँ से फाइंड आउट करूँगा, जो मैंने अभी भी क्रिएट किया था। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ से जाके मैंने सिलेक्ट ऑल किया, इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने जो पेस्ट किया ना सेम वहाँ पे भी किया था, मैंने यहाँ पे भी किया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैंने कॉन्फ़िगरेशन को कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग मैं डायरेक्टली इसी पेज पे पास कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली क्या किया, कॉन एसक्यूएल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कॉन, और उस कॉन के अंदर हमने पूरा पैरामीटर एज इट इज़ पास कर दिया। ठीक है, तो ओके मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वेब कॉन्फ़िग की ज़रूरत नहीं पड़ी इस केस में, वेब जी। कॉन्फ़िग फाइल की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट कॉल नहीं किया। अगर मैं वेब कॉन्फ़िग से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, इस कॉन के थ्रू मैं अगर कनेक्शन स्टैब्लिश करने जाऊँगा, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नेम स्पेस। ओके। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि सर आप कॉन्फ़िगरेशन में हम क्यों करते हैं, आप जैसे यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे भी तो कर ही सकते हैं। यस। एक्चुअली क्या है, क्लास के अंदर, ये क्लास के अंदर आपने लिखा है, ये ऑब्जेक्ट आपके क्लास के अंदर कॉल हो रहा है, और जब ये क्लास के अंदर कॉल होगा तो ये सारे पैरामीटर्स अपने अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना। ओके। तो ये पेज का लोड जो है, साइज़ जो है, लोडिंग साइज़, रनिंग हाँ हाँ। साइज़, वो जी। काफ़ी बढ़ जाएगा। बढ़ इसी वजह जाएगा। से हम क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने शेयर कर दिया वेब कॉन्फ़िग फाइल में, कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोगों ने वेब कॉन्फ़िग में कर दिया, और वहाँ पे हमने इसको हम लोगों ने स्पेसिफिक नेम दे दिया माइकॉन, और माइकॉन को हम लोगों ने यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग के थ्रू कॉल कर लिया। तो वेब कॉन्फ़िग के थ्रू अगर मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। डॉट अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मुझे अब यहाँ पे इस कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिर मेरे को लिखना होगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिखना होगा, कॉन्फ़िगरेशन मुझे इसलिए लिखना होगा क्योंकि वेब कॉन्फ़िग ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वेब कॉन्फ़िग नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉल करने के लिए आपको लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर जो आपने टैग के अंदर लिखा है ना, उसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपने नेम क्या लिखा है, माइकॉन। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में आपको उसी नाम को कॉल करना होगा जो आपने वहाँ पे नेम में लिखा था, और आपको बताना पड़ेगा कि जो नेम है वो क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि आपने उसके बाद भी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी है, देखो यहाँ पे। समझ में आ गई बात? यस सर। सर वीडियो में ये कट था। ओके। हाँ हाँ, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक। तो ये देखो इस तरह से हमने कॉल कर दिया, तो क्या हो गया कि जब आपने हर क्लास के अंदर में अगर आप ये कॉल करोगे तो इजी वे में आप कॉन्फ़िगरेशन को के थ्रू क्योंकि जो कनेक्शन है वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन है, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना भी एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन क्लास को, कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑब्जेक्ट मेथड को अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन क्लास में कॉल करूँगा तो बहुत ईजिली इंटरेक्ट करेगा। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन नाम से हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, कॉन के अंदर सारे पैरामीटर पास हो जाएंगे। जब मैं कॉन डॉट ओपन करूँगा तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएंगे। अब फिलहाल मुझे क्या करना है, ऐड की कोडिंग करनी है। ऐड की कोडिंग के लिए मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग टाइप का मैं एक प्रोसीजर को कॉल करना है मुझे। एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया स्ट्रिंग, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर अगर उसके नाम से होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हो उसके नाम से अगर आइडेंटिफायर लेते हो ना, तो बहुत इजी होता है आपको फाइंड आउट करने में कि हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने स्टोर प्रोसीजर बनाया है, तो मैंने एसपी के नाम से एक स्टोर प्रोसीजर ले लिया।
SP_name यानी स्टोर प्रोसीजर नेम, है ना, या फिर हम सीधा ले लेते हैं प्रोसीजर नेम। प्रोसीजर नेम हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग प्रोसीजर नेम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसके अंदर में डायरेक्टली प्रोसीजर का नाम पास कर सकते हैं जो कि मुझे फ्रंट एंड से कॉल करना है, और उसी को मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग उस प्रोसीजर के नाम को फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे प्रोसीजर का नाम यहाँ पे देखो इंसर्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से है, तो मैं यहाँ उसको कॉपी कर लेता हूँ और इस प्रोसीजर को नेम को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया। Okay. ये वैसे पेस्ट नहीं होगा क्योंकि सम सिक्योरिटी वायलेशन है, ये नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे उसको टाइप कर लेते हैं, दिस इज इंसर्ट _user यूज़र अंडरस्कोर reg। REG, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दे दिया। अब मैं कमांड लेना पड़ेगा हमें, तो हमने SQL कमांड ले लिया, cmd = न्यू SQL कमांड, और इस कमांड के अंदर हम लोगों ने क्या पास कर दिया, हम लोगों ने पास कर दिया प्रोसीजर का नाम था, और साथ में हमने कौन पास कर दिया, ठीक है। तो जो पहले यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोसीजर डबल कोट्स में पास करते थे, वो हम लोगों ने एक अलग से स्ट्रिंग बना के पास कर दिया। तो दिस इज़ अ वे टू लाइक इजी वे में एक हर पार्ट को एक आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ आपने प्रोसीजर का नाम पास किया, जो प्रोसीजर का नाम था वो पास कर दिया, और कौन इज़ अ कनेक्शन स्ट्रिंग, कौन इज़ अ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग पास हो रहा है। अब जैसे आपने प्रोसीजर पास कर दिया, तो प्रोसीजर के साथ पैरामीटर्स भी होंगे। अब जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पास हो रहे हैं वो सारे पैरामीटर्स आपके यहाँ पे पास होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो cmd.parameters.add_with_value, ऐड विद वैल्यू पैरामीटर का नाम और @ पैरामीटर का नाम मेरा है ईमेल, है ना। और उसके बाद उस पैरामीटर के साथ जो मेरी वैल्यू पास हो रही है वो किसके साथ पास हो रही है, txt ईमेल के साथ में, तो txt email.text, ठीक है। तो उसी तरह से जितने भी पैरामीटर्स होंगे, मेरे पैरामीटर्स इस तरह से 1 by 1 करके पास हो जाएंगे। अब मेरे पास 4 पैरामीटर्स थे, 4 पैरामीटर हैं, कौन कौन से, एक ईमेल, नेम, पासवर्ड और ये। तो जो हम लोगों ने प्रोसीजर बनाया, इस प्रोसीजर में के थ्रू जब मैंने यहाँ पे बैकएंड में प्रोसीजर बनाया था तो हमने पैरामीटर पास किया था। तो अब हमने क्या किया कि cmd यानी कि command.parameters.add_with_value, यानी कि कमांड के साथ जो आप पैरामीटर पास कर रहे हो, पैरामीटर के साथ आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को ऐड कर रहे हो। तो पैरामीटर का नाम हो गया @email, और वैल्यू क्या हो गई, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट, यानी कि txt ईमेल का टेक्स्ट। उसी तरह से दूसरा पैरामीटर मेरे पास कौन सा है, txt नेम, nm के नाम से आपने बैकएंड में बनाया है। यहाँ जो आप पास कर रहे हो, क्या पास कर रहे हो, txt नेम। उसके बाद आप यहाँ पास कर रहे हो txt पासवर्ड, pwd था आपका, ठीक है। और यहाँ पैरामीटर का नाम आपका क्या हो गया, जो आपने बैकएंड में बनाया है, pwd। थर्ड वाला है इमेज के नाम से, तो आपने इमेज ले लिया। अब इमेज में हम क्या भेजेंगे, क्योंकि इमेज के लिए तो हमारे पास फाइल अपलोड है, तो क्या हम लिखेंगे फाइल अपलोड 1.filename, नहीं, उससे क्या होगा कि फाइल अपलोड का फाइल नेम पास होगा। मुझे बेसिकली क्या करना है, रन टाइम पे जो भी इमेज ये ब्राउज करेगा, उस इमेज के एड्रेस को मुझे कहाँ स्टोर करना है, इस इमेज पर, इसमें यहाँ पे स्टोर कराना है, उसके एड्रेस को स्टोर करना है। और साथ में मुझे इमेज को क्या करना है, यहाँ पे एक लोकेशन मैंने बनाई हुई है यूज़र इमेज के नाम से, इस लोकेशन पे मुझे सेव एज करनी है, तो उसका कोड अलग से लिखना पड़ेगा आपको। ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आओ, सबसे पहले जब आप ऐड पे बटन पे क्लिक करते हो तो यहीं पे आपने क्या करना है, एक इमेज _path के नाम से एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक स्टैटिक इमेज क्रिएट कर ली। स्टैटिक इमेज के लिए हम क्या करेंगे, सर्वर के नाम के साथ, हेलो आवाज़ आ रही है मेरी, यस सर। हाँ, तो सर्वर के नाम के साथ एक स्टैटिक इमेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का लोकेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, तो इसका फोल्डर का नाम क्या है, इमेज, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो अभी तो मेरे पास एक लोकल होस्ट पे चल रहा है, लेकिन ये सर्वर पे चलेगा तो इसके आगे तो क्या रहेगा, www रूट रहेगा, तो इसके आगे कुछ भी xyz हो सकता है, www.xyz.com इसके आगे हो सकता है। तो इस लोकेशन को हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सर्वर का मैप पाथ। तो सर्वर के मैप पाथ के अंदर में ये वाला फोल्डर, तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे टिल्ड, इस पूरे पाथ को हम लोग बोलेंगे टिल्ड, जो इससे आगे रहेगा, जो इसके आगे www.xyz.com जो भी है वो टिल्ड के अंदर आ जाता है। और उसके बाद यहाँ से आएगा, तो इस फोल्डर को मुझे फाइंड आउट करना है। इस फोल्डर का नाम क्या है,
फोल्डर का नाम और स्लैश डायरेक्टरी। तो क्या हो गया, यहाँ से आपको ये लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। ये हमने फिजिकल एक नोड बना दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस फोल्डर में सर्वर को मतलब हमारे डेटा को स्टोर करना है। तो मुझे उसके नाम से हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस इमेज के थ्रू यहाँ पे सेव एज कर दिया उसको। सेव एज करने के बाद मेरे को चाहिए उसका टेल, कि उसका जो है बेसिकली जो रन टाइम पे वो फाइल अपलोड करेगा, यानी कि फाइल अपलोड के थ्रू जब वो फाइल अपलोड करेगा तो उसका जो नाम होगा वो उसको पिक कर ले। तो उसके नाम को पिक करने के लिए इसका नाम है फाइल अपलोड 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम, फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम। तो वो क्या करेगा, उसका फाइल के नेम को भी साथ में कॉन्कैटिनेट कर देगा, यानी कि रन टाइम पे अगर मैं किसी भी इमेज को यहाँ से ब्राउज करता हूँ तो ये जो क्या करेगा, फाइल अपलोड उसका फाइल का नेम को पिक करेगा। और उसके आगे हम लोगों ने स्टैटिक यहाँ तक के लिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने उसको पहुँचा दिया, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है टिल्ड और फोल्डर का नाम, यानी कि यहाँ तक तो वो आ गया। और इसके बाद जो ये सिलेक्ट करेगा उसकी वैल्यू को वो पिक करेगा, और पिक करने के बाद वो सर्वर पे इस लोकेशन पे जाके उस इमेज को सेव कर देगा, और साथ में उसका जो एड्रेस है वो डेटाबेस में स्टोर कर देगा। तो उसके एड्रेस किस में आ रहा है, इमेज पाथ में अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फाइल अपलोड 1 के थ्रू हम सेव एज कर देते हैं। सेव एज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल सेव है कहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी सेव है ना, इस लैपटॉप में, इस कंप्यूटर में सेव है। तो सर्वर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैप पाथ के अंदर सेव कर रहे हैं। और मैप पाथ का एड्रेस क्या है, जो आपका इमेज का पाथ आप लोगों ने अभी बनाया है। तो इमेज पाथ लिखोगे इसकी जगह पे, इमेज पाथ। तो क्या होगा, ये सेव एज कर देगा, इस लोकेशन पे सेव एज कर देगा ये। ठीक है, अब यहाँ तक तो सेव एज हो गया। अब मुझे इस लोकेशन पे इमेज के अंदर में एड्रेस क्या डालेंगे, यहाँ हम डाल देंगे इमेज पाथ, जिसके अंदर ये पूरा एड्रेस पास हो रहा है, img_path। तो ये आपका सर्वर के उस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। अब फिलहाल हमें क्या करना है, अब मुझे कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत है। तो मैं लिखूंगा con.open, क्योंकि अब नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द cmd। तो cmd डॉट एग्जीक्यूट क्या आएगा यहाँ पे, नॉन क्वेरी। क्यों नॉन क्वेरी आएगा, क्योंकि डीएमएल स्टेटमेंट है। और फाइनली यू हैव टू क्लोज द कनेक्शन। तो आपने फाइनली क्या किया, कॉन डॉट क्लोज कर दिया, कनेक्शन क्लोज हो गया। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई मैसेज अपीयर करना है, दिखाना है आपको, तो आप यहाँ पे एक और भी रो ले लेते हो नीचे, इंसर्ट अ रो बिलो, और यहाँ पे आपने एक लेबल ले लिया, और इस लेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके लेबल का टेक्स्ट जो है आईडी LBL MSG मैसेज, और उसका टेक्स्ट को ब्लैंक कर देते हैं। और फाइनली ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये ऐड हो तो ऐड होने के साथ साथ मुझे उसका 4 कलर भी चेंज होता हुआ दिखे। तो यूजिंग सिस्टम डॉट ड्राइंग कर दो, सिस्टम डॉट ड्राइंग। तो ये ड्राइंग एट्रीब्यूट को कॉल कर लेगा, नहीं सारे कलर क्लासेस को भी कॉल कर लेगा, कलर से रिलेटेड। अब मुझे चाहिए कि जो LBL है ना, उसका जो है 4 कलर मैं चेंज कर रहा हूँ पहले। तो मैंने उसका 4 कलर क्या कर दिया, कलर डॉट ग्रीन कर दी। क्यों कलर डॉट ग्रीन कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा डेटा सेव हो तो वो ग्रीन शेड में दिखे। तो ये LBL के अंदर में आपने करा। उसके बाद फाइनली आपने LBL का जो मैसेज था ना, उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, डेटा सेव्ड। और जैसे ही उस टाइम पे जैसे हमारा डिलीट करेंगे तो उसको हम रेड में कर देंगे, है ना, डेटा सेव्ड, इस तरह से शो करेगा मैसेज। तो ये आपका हो गया इंसर्ट के लिए, आपने इंसर्ट करा लिया इसमें। तो इसको आप एक बार एग्जीक्यूट करा के देखो पहले। यूज़र रजिस्ट्रेशन नहीं, यूज़र मास्टर के नाम से था, सेट ए स्टार्ट पेज।
आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। सर मैंने बाकी के वीडियोस में ध्यान दिया था, जब आप कंपाइल कर लेते हो ना उसके हम्म। बाद वीडियो अटक जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अच्छा, वो शायद यूट्यूब से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये ये क्योंकि जब मैं रनिंग मोड में होता हूँ तो ऐसा कुछ तो हाँ। प्रॉब्लम नहीं आती है। हम्म। अभी ऑन लाइव आपको आपकी हमें अक्षर से दिख रही है, कोई अटक अटक नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम्म। कोई भी इमेज हम ब्राउज कर लेते हैं। अभी इमेज तो ब्राउज कर लिया, अभी इमेज शो नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने वो ऐड उसकी शो कराने की कोडिंग नहीं करी है। ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? कि प्रोसीजर और द फंक्शंस इंसर्ट यूज़र एक्सपेक्टेड पैरामीटर ईमेल विच वाज नॉट सप्लाइड। हमने ईमेल नाम से कोई पास नहीं किया है क्या? ईमेल तो की है हमने, EMIL, EM procedure or the function insert user registration expected parameters email which was not supplied। हम लोगों ने यहाँ पे पास तो किया है। लेट मी चेक क्या कर सक क्या उसमें है। ओके 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 ओके, एक हमने लाइन नहीं लिखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। हम लोगों ने CMD को बताया नहीं है कि हम जो कर रहे हैं ना वो स्टोर प्रोसीजर है, तो हमें बताना होगा कि CMD डॉट कमांड टाइप, CMD का जो कमांड टाइप है ना वो क्या इज है? इक्वल टू डॉट वो डेटा डॉट स्टोर्ड प्रोसीजर है। कोड वो जो प्रोसीजर। है स्टोर्ड प्रोसीजर है, वो हमें बताना पड़ेगा। जब तक हम उसको बताएंगे ही नहीं ना, तो वो क्या करेगा, वो एज ए पैरामीटर के अकॉर्डिंगली वो लेके चलने लगेगा उसको। तो साथ में चलो अपने ये किया, तो एक बार हम लोग इमेज को लोड भी करा देते हैं कि इमेज तो यहाँ पे शो हो जाए इमेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोड के बाद हम लोग लोड मेथड यूज़ करेंगे, पेज का लोड मेथड ये है। अगर आप चाहो तो पेज का लोड मेथड को कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। इवन पेज लोड मेथड ही नहीं, कोई भी मेथड आप कहीं पे भी किसी भी बटन के उसके इवेंट पे कॉल कर सकते हो। उसका तरीका क्या है, उसके दो ऑब्जेक्ट को हटा दो, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं ना उसे आर्ग्यूमेंट्स के रहने दो और कुछ मत करो। तो ये पेज लोड इवेंट कॉल हो जाएगा, यानी कि जब तक पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अभी क्या किया है ना, अभी आपने इमेज को यहाँ पे सेव एज कर दिया, तो सेव एज कहाँ पे हो गया इमेज, यहाँ पे। लेकिन जब तक आप पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे, मतलब सर्वर उसको पोस्ट बैक नहीं करेगा, तब तक वो इमेज जो है वो शो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि पेज पे मेरी इमेज जो भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है ना वो यहाँ शो हो जाए। तो उस केस में क्या करेगा, उसको हमें पेज लोड करना पड़ेगा। हमने लोड मेथड इसलिए कॉल कर दिया कि रिफ्रेश हो जाए मेरा पेज, और फाइनली जो मेरा इमेज 1 है ना उसके अंदर इमेज शो हो जाए। तो image1.image URL इज इक्वल टू इमेज पाथ जो हम लोगों ने ऊपर बनाई हुई है। तो क्या होगा, फाइनली ऐड होने के बाद वो इमेज शो हो जाएगी आपके पेज पे। तो रन कराते हैं। कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। ऐड। अब फिर हर एक प्रॉब्लम आई है, प्राइमरी की इवोल्यूशन ऑलरेडी उसके अंदर में ये की है, ये वैल्यू ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर्ड है, इस वजह से उसने उसको टर्मिनेट कर दिया स्टेटमेंट को। तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको ऑलरेडी एक वैल्यू है डेटाबेस में तो आप कैसे करोगे, वहाँ पे आपको अडेप्टर के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी मेरी वैल्यू है। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल एक कोई भी वैल्यू को मैं स्टोर करा देता हूँ। मैंने ऐड किया, वैल्यू ऐड हो गई, इमेज भी दिख गया आपको, और डेटा सेव देखो ये ग्रीन कलर में आ गया। तो यानी कि हमने इंसर्ट की कोडिंग तो कर ली, लेकिन अब सेम वैल्यू को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये क्या करेगा, ये वही वाला एरर शो कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि ऑलरेडी इसके अंदर में आपके पास में वैल्यू है। और ये नॉन नल एक्सेप्शन पास हो रहा है, ये तो अलग बात है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब जैसे ही आप एक्सेप्शन पास करोगे और इसकी वैल्यू नल हो जाएगी तो भी एक्सेप्शन आएंगे।
तो हम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सेम वैल्यू को दोबारा आप इंसर्ट करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, जो प्राइमरी की जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और स्ट्रिंग टाइप का लेते हैं, स्ट्रिंग ईमेल आईडी। ठीक है, स्ट्रिंग ईमेल आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेलेक्ट ईमेल आईडी फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन REG वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स, मतलब बैकएंड की वैल्यू। सिंगल कोट डबल कोट का मतलब क्या होता है, बैकएंड की वैल्यू प्लस बैकएंड की वैल्यू के साथ हम किसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, तो TXT ईमेल आईडी जो कि मैं यहाँ पे डालूंगा उसका टेक्स्ट, और उसके टेक्स्ट को फिर उसके टेक्स्ट की वैल्यू को कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस यूज़ करते हैं, और उसकी वैल्यू के लिए डबल कोट सिंगल कोट। तो ये एक सिंटैक्स है, फाइनली डबल कोट यूज़ करोगे इसको बंद करने के लिए। तो ये एक सिंटैक्स है सो दैट यू कैन गेट द मैच द वैल्यू फ्रॉम बैकएंड। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कर रहे हो सेलेक्ट ईमेल आईडी को, यानी कि जो बैकएंड में ईमेल आईडी है उसको आप सेलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम किस टेबल से, यूज़र रजिस्ट्रेशन टेबल से, जहाँ पे ईमेल आईडी जो बैकएंड में जो भी ईमेल आईडी की वैल्यू होगी जो सिंगल कोट डबल कोट से रिप्रेजेंट हो रही है उसकी वैल्यू मैच करेगी उस टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट से जो के वैल्यू से। तो वैल्यू के लिए डबल कोट सिंगल कोट, यानी कि सिंगल कोट डबल कोट फॉर द बैकएंड वैल्यू एंड डबल कोट सिंगल कोट रिप्रेजेंट द फ्रंट एंड वैल्यू जो कि आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू पास कर रहे हो। तो ये जब मैच करेगा तो मैच करने के बाद किसके अंदर आ जाएगा, ईमेल सेलेक्ट कर लेगा वो। जब ईमेल सेलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद हमने क्या किया, एक SQL डेटा अडेप्टर ले लिया, ADP के नाम से हमने अडेप्टर ले लिया, और उस SQL डेटा अडेप्टर के अंदर में SQL डाटा अडेप्टर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल को पास कर दिया। ईमेल को पास कर दिया, तो यहाँ पे लिखा तुमने ईमेल, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट लिया है वो ईमेल है, ईमेल। और ईमेल जो है आपका बेसिकली वो हमारा एक स्ट्रिंग हमने बनाया था ये, जिसके अंदर ये पूरा स्ट्रिंग पास हो रहा है, और वो उसको जो डेटाबेस कहाँ पे है उसका, तो कौन के अंदर डेटाबेस है हमें बताना पड़ेगा। तो ये अडेप्टर हो गया। अडेप्टर के अब जो मैंने वैल्यूज़ फिल कराई हुई है, अडेप्टर ने फिल कराई है, अब मुझे इसकी वैल्यू मैच करवानी है तो मुझे कहीं ना कोई कंटेनर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, एक डेटा टेबल ले लेता हूँ। तो डेटा टेबल हमने एक DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल ले लिया। अब उस डेटा टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, ADP को फिल करा देते हैं। तो ADP फिल कराने से के पहले मैंने क्या किया, इंट टाइप का एक ना इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, इंट I इज इक्वल टू 0, है ना। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे I इज इक्वल टू कर देते हैं, I इज इक्वल टू ADP क्या है हमारा, अडेप्टर डॉट फिल DT मतलब डेटा टेबल। तो हमने फाइनली क्या किया है, अडेप्टर के थ्रू, बेसिकली अडेप्टर का काम क्या होता है, फिल और अपडेट का काम। फिल का मतलब क्या, आपने देखा होगा जैसे आपके पास मोबाइल अडेप्टर है, लैपटॉप अडेप्टर है, उसका काम क्या होता है, उसका काम है आपकी बैटरी को फिल करना, आपके मोबाइल की बैटरी को फिल करना या आपके लैपटॉप की बैटरी को फिल करना। तो दिस इज़ अ वर्क ऑफ अडेप्टर एंड इट्स ऑल्सो यूज टू कनेक्ट योर डेटा, मतलब आपके डेटा को कनेक्ट भी करता है, यानी कि आपके इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट भी करता है और साथ में आपको बैटरी को फिल भी करता है। तो यही काम है इसका, ये आपका कनेक्शन भी स्टैब्लिश करता है और साथ में फिल का भी काम करता है। अब देखना यहाँ पे क्या है, अडेप्टर को हमने फिल कराया, हमने कनेक्शन ओपन यहाँ नहीं किया है क्योंकि ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। अडेप्टर की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है कि वो कनेक्शन भी स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टेबल ले लिया है और टेबल के अंदर हमने क्या किया, अडेप्टर को फिल करा दिया। तो अडेप्टर के अंदर आपने क्या पास किया है, अडेप्टर के अंदर आपने पास किया है ईमेल आईडी, ये वाला स्ट्रिंग पास किया है। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स में जो आप डाल रहे हो, यानी कि जो आप ईमेल आईडी डालोगे, अगर वो बैकएंड में ऑलरेडी है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ईमेल इसके अंदर आ जाएगा और उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा, फिल करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऑब्वियसली बात है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कब 1 होगी, जब ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ और बैकएंड में वो नहीं होता है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। जब ये फिल करेगा तो उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो DT के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू 0 है। और अगर उसकी वैल्यू सपोज कर लो मिल जाती है जो बैकएंड में अवेलेबल है,
तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा लें कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है ना, आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी डेटा है, तो मुझे इंसर्ट कराने की ज़रूरत तो है ही नहीं, ये वाला इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको उसमें क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा कि द आई डी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो मैंने मैसेज यहाँ पे शो किया था ये वाला, इसको मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको अब देता हूँ, इसका सिंबल देता हूँ रेड में। क्यों? क्योंकि ये अलर्ट टाइप हो गया रेड, और रेड में देता हूँ डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। डेटा की जगह पे आप कर सकते हो ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी प्राइमरी की है, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और ये किस केस में हो जाएगा, जब आई की वैल्यू मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स में आप डाल रहे हो और वो बैकएंड में टेक्स्ट बॉक्स में मिल गया, उसको बैकएंड में उसको मिल जाता है, तो मिल जाने के बाद क्या हो जाएगा, जब वो डीटी को फिल कराएगा, डेटा टेबल के अंदर वैल्यू डालेगा, तो वैल्यू में उसको मिल जाएगा 1, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो हम यहाँ पे शो करा देंगे। अगर नहीं होता है तो ये एल्स में आएंगे, और एल्स में क्या करेंगे, सेम जो हमारी पूरी कोडिंग थी एज इट इज़ वो आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको रन कराते हैं। सर यही सेम केस हम बाकियों में भी करेंगे, जो मतलब कि इवन फाइंड का है तो फाइंड डाटा डजंट एक्सिस्ट और ऐसे। हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं आप, फाइंड में भी ये सेम जो प्रोसीजर है, ये फाइंड के साथ जी, भी यूज़ कर सकते हो आप, डिलीट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, अपडेट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल। है ना। मान जब लो, डाटा एक्सिस्ट ही नहीं करता तो वो क्विट कर हाँ लेगा क्विट ना। कर लेगा, वो कहेगा डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो बाहर निकल जाएगा। अब सेम बिल्कुल। क्वेरी जैसे ये है, इसको अगर ऑलरेडी मेरे पास ये वैल्यू है डेटाबेस में, और मैं यहाँ पे दोबारा से सेम वैल्यू डाल देता हूँ, तो सेम वैल्यू जैसे मैं डालूंगा और डालने के बाद जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे अलर्ट आ गया रेड कलर में, क्या, एक्सिस्ट। ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका यूज़र का एक तरह से आपने जो ये क्रिएट किया है ना, एक इन्वायरमेंट, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना। तो इससे हम लोगों ने एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट किया। हमें ये देखना होता है कि हम जो अपने एप्लीकेशन को, हम अपने सॉफ्टवेयर को कितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मेक द इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली। तो हाउ वी कैन यूज़ like validations, how we can use like some easy method to create a user friendly environment। तो ये एक तरीका ऐसा है। उसी तरह से आप लोग फाइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक नया डेटा आप इंसर्ट करके भी देख सकते हो आप, जो कि ऑलरेडी ना हो इसके अंदर में। जैसे मैंने एक ले लिया a@gmail.com, सेम वैल्यू लेके चलते हैं, कोई इशू नहीं है। सर ये सिर्फ हम ईमेल के साथ ही करेंगे क्योंकि नेम तो बहुत सारे रिपीट हो सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली जो पैरामीटर जो आपके प्राइमरी की होगी उसी के साथ आप ऐसा करोगे, उसी के साथ ऐसा करेंगे। हाँ, ठीक। दूसरे के साथ आपको नहीं करना है ना। दूसरे में तो नहीं आपको करने की जरूरत है। यार सेम हाँ, नेम का आपके नाम से दो और भी स्टूडेंट्स कितने। हो सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जी। अब देखो इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड हो गया और सेम मैसेज आ गया ग्रीन में। ओके सर। सर ये जब लेबल मैसेज है, तो मैं एक चीज पूछना चाहता था, जब लेबल मैसेज हम मतलब कि फ्रंट एंड के इससे ऐड करते हैं, तो मतलब कि हम डिजाइन के पार्ट में ही हम लेबल मैसेज को डाटा सेव करके ऐसे नहीं दिखा सकते। डिज़ाइन टाइम में तो है, ये जो हमने ये लेवल मैसेज लिया है वो डिज़ाइन टाइम में ही है। ओके, मैंने सोचा कि प्रॉपर्टीज में जाकर भी हम इस चीज नहीं को कर नहीं सकते नहीं, ये हमने यहाँ पे लिया ना, तो रन टाइम में हम इसकी वैल्यू कॉल कर रहे हैं, हैं। ओके। रन टाइम में हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना। बिल्कुल। इसकी वैल्यू इस टाइम पे ये है, जब मैं फाइंड हाँ। करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। अब ये सेव अभी आ रहा है ऑलरेडी, मैं इसको दोबारा पे क्लिक करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी अब चेंज हो जाएगी, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक। तो इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है ना, ठीक है। कंडीशन हाँ, के अकॉर्डिंगली इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ओके, ठीक है हाँ, ठीक है। ठीक। तो इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते हो, पॉपअप दिखाना चाहते हो, तो पॉपअप भी दिखा सकते हो। पॉपअप दिखा सकते हैं। हाँ, ओके। जो आपको एरर मैंने मैसेज। हाँ जो हाँ मैंने आपको बताया था कि वो रिस्पॉन्स डॉट राइट करके जो मैसेज होता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। गॉट ठीक। ना, गॉट इट ना, हाँ मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, याद है मुझे। ठीक। रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दोगे अगर, जी। तो ये राइट प्रॉपर्टी से तुम्हारे पास जो है ना स्क्रिप्टिंग मैसेज भी आ जाएगी। इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कहते हैं प्रिंट कराना। तो ये हो गया स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का जो टाइप हो गया वो हो गया अलर्ट, और इसके अंदर में स्क्रिप्ट के अंदर मैसेज क्या दिखाना है आपको, डेटा सेव्ड। तो आपने डेटा डेटा से। सेव्ड मैसेज ये दिखा दिया आपने इसके अंदर में, हम्म। और उसके बाद आपने क्या किया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। इसमें भी हम कलर ऐड कर सकते हैं ना। नहीं, इसके लिए आपको कलर ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट की थोड़ी कोडिंग ऐड करनी जावास्क्रिप्ट। पड़ेगी, हाँ। ओके।
ओके ओके इसके ओके कुछ ठीक एट्रीब्यूट्स चेंज करने पड़ेंगे, आप इसमें नहीं कर सकते ओके ओके डायरेक्टली, क्योंकि ओके थर्ड पार्टी के थ्रू आप यूज़ कर रहे हो। तो ओके इस तरह से आपके पास में मैसेज शो करेगा इसमें। तो ये दोनों मैसेज आपको शो करेंगे, ये भी और ये भी, जब मैंने अभी लिख दिया तो चलो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग चाहते हैं फाइंड करना। फाइंड करने के लिए और सेम ही हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने फाइंड के साथ में हम लोगों ने जो बनाया हुआ है, चेक करें फाइंड के साथ में क्या है, सेलेक्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर ईमेल आईडी पैरामीटर्स है ना। तो फाइंड के साथ के लिए फ़िलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया सेम कोड को, फाइंड में पेस्ट कर दिया। अब फाइंड का जो था मेरा क्या था, वो सेलेक्ट ना, यहाँ पे था सेलेक्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई सेलेक्ट यूज़र रजिस्टर REG। प्रोसीजर का नाम यहाँ पास हो गया, कनेक्शन हो गया, प्रोसीजर को बता दिया, ईमेल आईडी हम लोगों ने पास कर दी, उसके अलावा कोई और पैरामीटर की ज़रूरत मुझे नहीं है। सर प्रोसीजर नेम और स्टोर्ड प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा क्योंकि हर किसी में वो सेम ही हाँ रहेगा ये ना। सेम ही रहेगा, बस पैरामीटर भी सेम ही, अगर आपने सेम पैरामीटर स्टैंडर्ड सबके लिए लिया है तो आपको पैरामीटर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे एक रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे वैल्यू को रीड कराना है बैकएंड से, तो मुझे रीडर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो कनेक्शन ओपन करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे लेंगे SQL डाटा रीडर, SQL डेटा रीडर, DR के नाम से हम लोग रीडर ले लेते हैं। फाइनली कनेक्शन ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम लिखते हैं DR इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, DR इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे नॉन क्वेरी नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, रीडर। क्यों? क्योंकि मेरा जो है ये DDL स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट रीडर। कंट्रोल स्पेस बार दोगे अपने आप पिक कर लेगा। तो ये रीडर हो गया। रीडर आने के बाद मुझे क्या करना है, तो DR को अब हमें DR बेसिकली क्या है, डेटा रीडर हो गया, उसके अंदर में कई सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। यूज़र रजिस्ट्रेशन तो पैरामीटर कहीं भी जा सकता है ना। आप टेबल के अंदर आपके पास 10 रिकॉर्ड हैं। अब देखो जैसे आपके पास में ये जो आपका टेबल है यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसमें आप जाके शो टेबल डेटा करो, तो आप देखोगे कि आप में कितने रोज़ हैं इसके अंदर में। यानी कि जब आपकी वैल्यू वहाँ से गेट होगी तो कई सारे रोज़ भी हो सकते हैं उसमें। तो जब कई सारे रोज़ होंगे तो हाउ द डेटा विल फाइंड, क्योंकि आपका कर्सर पॉइंटर तो एक पे ही है ना, तो आपको यहाँ पे लूप की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइम पे 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे टेबल को कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, सबसे जिस पे फर्स्ट वाले की रिकॉर्ड को फाइंड आउट करके दिखा देगा, मतलब मैचिंग हमारी इससे करा के दिखा देगा, सेकंड पे नहीं जाएगा। तो हमें अब यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना है, तो उसके लिए मुझे अब लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो लूप यहाँ पे पास दो हैं, एक वाइल है एक फॉर है। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करता हूँ, लिखते हैं वाइल, और वाइल के अंदर आता है कंडीशन। अब कंडीशन किसके अंदर में है, DR के अंदर में, क्योंकि DR के अंदर वैल्यू जा रही है तो हम लिखेंगे DR डॉट रीड। क्या DR रीड कर रही है? अगर DR किस केस में रीड करेगा, जब उसके अंदर एक भी रिकॉर्ड होंगे। अगर DR के अंदर रिकॉर्ड है तो वो रीड करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर DR के अंदर रिकॉर्ड है तो वो रीड कर लेगा। रीड करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो दिख जाए, शो हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू को उसके टेक्स्ट बॉक्स में शो करा देंगे। यानी कि TXT ईमेल तो ऑलरेडी आ ही गया है, क्योंकि ईमेल में तो ईमेल है ही, जो यूज़र ने अगर सही किया तभी रिटर्न करेगा। तो नेम के अंदर हम चाहते हैं कि DR का कौन सा कॉलम आ जाए, TX नेम वाला कॉलम आ जाए। तो हम लोग नेम कॉल कर दिया, डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली ये इंडेक्सिंग वैल्यू लेके आता है तो मुझे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। दूसरा है TXT नेम के बाद है पासवर्ड, पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू DR का कौन सा कॉलम है। अगर आपको कॉलम का नाम याद नहीं है तो आप उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो, मतलब इंडेक्सिंग को कॉल कर सकते हो। ये आपके पास में सेलेक्ट है, टेबल है, टेबल में आपकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3। तो ये क्या है, ये 0 1 2, ये 2 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 पास कर सकते हो उसकी इंडेक्सिंग। और साथ में आपको बताना होगा कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन जो है ना वो स्ट्रिंग है, ये डेस्टिनेशन आपकी स्ट्रिंग है। उसके बाद आपने क्या किया, आपको इमेज भी कॉल करना है, तो इमेज 1 जो आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, डॉट इमेज URL इज इक्वल टू क्या पास कर देंगे हम लोग, DR का 3 पास कर देंगे यहाँ पे, 3 डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये इंडेक्सिंग वैल्यू उसकी पास कॉल कर लेगा और दिखा देगा। फाइनली मैंने कनेक्शन क्लोज कर दिया और ये ग्रीन में शो कर दिया डेटा सर्च का मैसेज
हम शो करा देते हैं। तो ये इस तरह से आपका डेटा गेट होके आ जाएगा। अगर मैं इसको रन कराता हूँ अभी, तो सिर्फ ऐड हमने बना दिया तो बाकी आराम से बन सकता है। हाँ, ओके। क्योंकि सबके ना वर्किंग्स एक्चुअली सबके सेम ही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कौन सा क्लास किसके लिए यूज़ करना है। ओके। ठीक है, कनेक्शन क्लास कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए है, कमांड कमांड को एग्जीक्यूट कराता है, रीडर कब जरूरत पड़ेगी जब आपको सर्च करना होगा। सर्च करना होगा। ओके। और जगह पे आपको रीडर की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके भी हाथ पे मैं आईडी सर्च करना चाहता हूँ, मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, अगर बैकएंड में अवेलेबल होगा तो वो शो कर देगा। डेटा सर्च होके आ गया है ना। तो बैकएंड से आपकी वैल्यू जो है जिस लूप में उसको मिली, अब जैसे यहाँ से देखो, अगर इसकी वैल्यू उसको ये वाला जो टेक्स्ट है अगर उसको फर्स्ट में मिल गया तो वो फर्स्ट में ही से ही सर्च कर लेगा। अब उसको इसकी वैल्यू मिली सपोज कर लो यहाँ सेकंड में, तो सेकंड बार सेकंड लूप में उसने सर्च किया। तो अगर आप ब्रेक पॉइंट लगाओगे तो आप पता चल जाएगा कि कितनी बार लूप चल रही है इसके अंदर में। ठीक है, तो ये आपने सर्च कर लिया। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे अपडेट कराना है तो अपडेट कराने के लिए भी आपको सेम क्वेरी चल करनी है। अपडेट में तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप ऐड की कोडिंग करते हो ना वही सेम अपडेट की हो जाएगी और डिलीट की हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अपडेट की कोडिंग करता हूँ तो अपडेट के अंदर मैंने सेम पेस्ट कर दिया। अब अपडेट के केस में भी मुझे ऐड करना होगा उसका, अपडेट के अंदर में मुझे ऐड करना होगा लाइक उसके इमेजेस को भी ऐड करना होगा। तो मैं इमेजेस वाली पाथ को भी, हमने ऐड की कोडिंग करी है ना, हाँ, तो यहाँ पे मैं इमेज वाला भी स्टोर कराता हूँ, क्योंकि इमेज भी अपडेट में इमेज भी अपडेट होंगी ना। तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका नाम चेंज कर देंगे, अपडेट अपडेट यूज़र रजिस्ट्रेशन। और अपडेट के केस में जो पैरामीटर्स जाएंगे, सॉरी ये अपडेट का नहीं था ना, ये सेलेक्ट का था ना, अपडेट का ये है हमारा, ऐड का हमारा ये था ना। तो ऐड की क्वेरी आप सेलेक्ट करो, कॉपी करो और अपडेट में पेस्ट कर दो। चेंज क्या करना है आपको, यहाँ पे चेंज करना है आपको प्रोसीजर का नाम, जो मेरा था अपडेट, और सारे पैरामीटर्स एज इट इज़ जाएंगे, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैसेज आपको चेंज करने की ज़रूरत है, डेटा अपडेटेड। और सेम आपको स्क्रिप्टिंग में भी मैसेज आपको चेंज करना है तो आप स्क्रिप्टिंग में भी चेंज करा दें। इमेज को आपको शो कराना है, इमेज शो करा दें, दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सेम कोडिंग लिखी है। अपडेट जब आप कराओगे तो आप यूज़ इसके भी इमेज को भी अपडेट कराओगे, तो इमेज की अपडेट की क्वेरी लिख दी। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसीजर का नाम लिखा। उसके बाद हम लोगों ने ऐड कमांड किया, बताया हमें कि ये प्रोसीजर जो है वो स्टोर प्रोसीजर है। फिर हम लोगों ने पैरामीटर पास किया, फिर हमने कनेक्शन ओपन किया। यहाँ पे भी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज़ होगा, कनेक्शन ओपन होगा, फोर कलर हम लोगों ने ग्रीन कर दिया। फिर हमने यहाँ पे अपडेट का मैसेज शो करा दिया लेबल में भी और रिस्पॉन्स डॉट राइट में भी। फाइनली हमने क्या किया, पेज लोड कॉल किया और इमेज में हमने इमेज को भी, जो अपडेट हमने किया था उस इमेज को भी लोड करा दिया। सर मुझे जहां तक याद है अपडेट में आपने एक चीज बोला था कि ईमेल आईडी जो कि हमारा प्राइमरी की है तो हाँ, उसको अपडेट करवाना नहीं है, नहीं, राइट? यस यस, ईमेल आईडी को आपको अपडेट नहीं कराना है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपने ईमेल को भी यहाँ पे अपडेट कराया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉब्लम हो लेकिन जाएगा। लेकिन 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 आपको ईमेल को भी आपको पास करना है। इसलिए पास करना है कि वेयर के साथ तो ईमेल ही जाएगा ना। जब आपने वेयर का कंडीशन लगाया हुआ है, हम देखो वेयर में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो यहाँ पे अपडेट की क्वेरी करी है, देखो अपडेट का हमने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे हाँ। प्रोसीजर, उसके अंदर हमने ईमेल भी पास किया है, यानी कि हमें पैरामीटर ईमेल भी पास करनी है। ओके। क्योंकि ईमेल किसके साथ जा रहा है, वो वेयर के साथ जा रहा है। अगर आप इसकी कंडीशन को देखोगे तो आपका लिखा हुआ है ना, अपडेट टेबल का नाम सेट, सेट जो ये पैरामीटर्स हो गया, सेट में पैरामीटर्स वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस, तो उसकी वैल्यू तो आपको रन टाइम में पास करनी पड़ेगी ना। बिना इसको पास किए बिना आपके वैल्यू को वो अपडेट नहीं करेगा। ओके। ठीक है, तो यू हैव टू पास द पैरामीटर ऑल्सो। पास तो करना ही है। पास तो चाहे। करना ही है, लेकिन आपने बैकएंड में उसको लिखा है ना, दैट इज हिडन ना, वो आपको हाँ। दिखेगा नहीं ना कि क्या उसमें आपने क्वेरी लिखी है। ओके। तो दैट इज हिडन। तो उसके अंदर आपने वेयर के अंदर उसको पैरामीटर को डाला हुआ है तो आपको डालना पड़ेगा। फाइनली जैसे मान लो मैंने इसकी वैल्यू सर्च करी, फाइंड करी, और फाइंड करने के बाद मुझे यहाँ पे चेंज करना है, पासवर्ड इज इक्वल टू 321 कर देता हूँ मैं, और इमेज को मैं चेंज कर देता हूँ।
तो इमेज टू लाइक मैं ये इमेज कर देता हूँ फ़िलहाल। और जैसे मैं अपडेट पे करूँगा तो देखोगे अपडेट में क्या हो जाएगा, उसकी इमेज भी चेंज हो जाएगी और साथ में वो भी चेंज हो जाएगा। डेटा अपडेटेड का मैसेज भी आ गया, देखो यहाँ पे भी आ गया और साथ में यहाँ भी चेंज हो गया और ये इमेज भी चेंज होगी, मेरा ठीक है, पासवर्ड भी चेंज हो गया 321। ठीक है, ठीक ओके। है। तो हाँ इस जी, केस में हम क्या करेंगे, इस वाले फील्ड को क्या करेंगे हम लोग रीड ऑनली कर देंगे। रिड तो कर क्या होगा देंगे। कि इसमें ये वाला फील्ड अगर यूज़र फोर्सली चेंज करने की कोशिश करे तो ना हो। जैसे अभी ना चेंज हो, हो रहा है, तो अगर मैं इस टेक्स्ट को प्रॉपर्टी में जाके क्या कर दूँ, रीड ऑनली कर दूँ, तो वो चेंज नहीं होगा, है ना। नहीं होगा, तो बिल्कुल। ये चीज़ हो जाएगा आपके इसके साथ में। उसके बाद आपको डिलीट की कोडिंग है, सेम जैसे आपने अपडेट की कोडिंग करी है ना, सेम डिलीट की कोडिंग होगी, लेकिन डिलीट के साथ आपको कोई भी इमेज ऐड वाड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली क्या करोगे, सिर्फ आप स्क्रिप्टिंग तक यहाँ तक करा के डिलीट में इसको पेस्ट करोगे। और यहाँ पे आपने नाम चेंज कर दिया इसका, पहले तो डिलीट और प्रोसीजर में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ डिलीट के केस में कौन से पैरामीटर जा रहा है, सिर्फ एक ही पैरामीटर जा रहा है। आप देखो डिलीट के केस में सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, दिस इज़ ईमेल। तो आपने ईमेल को पास कर दिया, कनेक्शन ओपन किया, ये किया और फाइनली लेबल में मैसेज दिखा दिया। डिलीट के केस में क्या है, एक और भी होता है, इसको आपको यहाँ पे रेड में कर लो, रेड अलर्ट आ जाएगा आपके पास कि रेड हो गया। और फाइनली आपके पास डेटा डिलीटेड का मैसेज आ गया। सर और बेसिकली ये एक डी रजिस्टरिंग है, मतलब डिलीट हमारे मतलब कि जैसे हमारे साइट में तुम्हें और नहीं रहना है तो डी रजिस्टरिंग है। ठीक है, तो ये तो हमें एक्सेस देना पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि उनका फ्रीडम होता है कि मतलब कि आपको यहाँ पर रहना है कि नहीं है, राइट, तुम्हें लिंक करना है अपना ईमेल की नहीं है। नहीं नहीं, सो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली बेसिकली देखो, ये यूज़र के लिए नहीं होता है, ये एडमिन के लिए होता है। कभी ओके, भी यूज़र नहीं चेंज करता है। ये तो मैं आपको बस एक बता रहा हूँ कि एक रड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, लेकिन ओके, अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये हम यूज़र को नहीं देते हैं। ओके, ओके, ये ठीक है। एडमिन का है। हाँ, सो सर ये एडमिन के पार्ट को हम लोग करते हैं, जी, एडमिन के पार्ट के साथ में। जी, बट यहाँ पर हम लोग रीड ओनली वाला वो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मैं मतलब कि मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कुछ किसी को बैन करना है, ठीक है, मतलब कि कोई वो है मतलब कि जिसने कुछ गलत करा है, जो मतलब कि क्या कहते हैं हम्म। हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है, सो हाँ उसको बैन करना है, बेसिकली डिलीट करना ही हुआ। हाँ, नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि जो वो बेसिकली जो ये पार्ट की बात आप कर रहे हो ना, ये जी, डिलीट वाला पार्ट होता है एडमिन के एंड में। ठीक है। ओके, तो ओके, एडमिन क्या करता है कि उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भी कोई भी प्रोफाइल बनाते हैं ना, जैसे अभी हमने यूज़र की प्रोफाइल बनाई, तो हम लोगों हाँ, ने इसमें साथ में क्या करते हैं, एक और कॉलम ऐड कर देते हैं जब एडमिन के पैनल से उसको यूज़ करना होता है, स्टेटस के नाम से। अगर उसका स्टेटस ज़ीरो है तो इसका हम्म, मतलब क्या, वो इनएक्टिव है। जब इनएक्टिव का मतलब वो ना यूज़र वो लॉगिन कर सकता है, क्योंकि हम्म, लॉगिन के टाइम पे यूज़र का स्टेटस भी चेक होगा। अगर स्टेटस इक्वल टू ज़ीरो है, वही इनएक्टिव है, वन है इसका मतलब एक्टिव है। तो ओके, एडमिन क्या करेगा, एडमिन अपने पैनल पे इस यूज़र की प्रॉपर्टी में जाके उसके जो स्टेटस को है ना, वो सेट कर देगा। अगर वो चाहता है कि उसको यूज़ ना हो, वो यूज़ ना करे। जैसे हम्म, फेसबुक में क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र को बैन कर देती है बैन फेसबुक। कर देते हैं। तो आप क्या करते हो, वो बंदा जो है वो लॉगिन कर ही नहीं पाता है, जी, बट उसकी पूरी प्रोफाइल उसके पास अवेलेबल है। ओ, ओके, उसके पास पूरी प्रोफाइल, उसने डिलीट नहीं किया है, उसको उसको इनएक्टिव कर दिया है। ओके, 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 ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम से मैंने जब लॉगिन के काम पे मैं करूँगा, अब ये मैं हाँ, इसी टेबल में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ स्टेटस का। ओके, ठीक तो है, यूज स्टेटस, स्टेटस मैंने स्टेटस का भी ऐड कर दूँ और मैं लॉगिन के टाइम पे मांगूँ ईमेल आईडी, पासवर्ड और स्टेटस। हाँ, स्टेटस हमने सपोज नहीं, स्टेटस हम यूज़र से नहीं मांगेंगे, हम क्या करेंगे, बैकएंड में जाके उसका स्टेटस कर देंगे ज़ीरो। और जीरो, हम लोग जब ओके, कोडिंग करेंगे लॉगिन की, तो लॉगिन की कोडिंग में हम करेंगे कि ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस एंड स्टेटस इज इक्वल टू वन। ओके, अब वहां से क्या आएगा, स्टेटस जीरो, तो वो लॉगिन नहीं करेगा कभी भी। ओके, तब उसके सर, इसमें उसको मैसेज आ जाएगा बट इनएक्टिव यूजर। ठीक है, सर जैसे आपने बताया कि हमारे पास डिलीट में सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक ही की है जो कि ईमेल है। सो मतलब यहाँ पर तो डिलीट भी नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, फिर डिलीट को तो मतलब क्या मतलब हुआ यहाँ पर रखने का? नहीं, डिलीट का तो मतलब मैं तो सिर्फ आपको अभी आज जो बता रहा हूँ, एक रड ऑपरेशन बता रहा हूँ कि जो हम लोगों ओके, ने ओके, बैकएंड में हम लोगों ने चार ये बनाया, इसको हम लोग फ्रंट एंड में कैसे यूज़ करेंगे। अभी हम लोग ओके, कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर रहे हैं इसका, इसके इसके मतलब का इस कोई हम प्रोजेक्ट पे नहीं यूज़ कर रहे हैं ना इसको। जस्ट वी हाँ, आर जस्ट वी आर जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि ओके, हाउ टू ओके, परफॉर्म बैकएंड। जो हम लोगों ने बैकएंड में प्रोसीजर बनाया था, उसको हम फ्रंट एंड में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, है। ओके, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि हाँ, हम लोग कोई प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर रहे हैं। मैं मतलब इस आज का बताने का कोई थीम नहीं है मेरे पास में। ठीक है, जस्ट ठीक मैं है, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो हम लोगों ने प्रोसीजर बैकएंड में बनाया था,
तो हम उसको फ्रंट एंड में कैसे अप्लाई करेंगे, ओके है ना। तो ये प्रोसीजर का नाम आपको यहाँ देना है और साथ में उसकी सिर्फ पैरा में आपको पास करना है क्या, बैकएंड के उसके कॉलम के नेम को पास करना है। तो वो क्या करेगा, जो भी आप ईमेल आईडी आप इसके अंदर डालोगे उसको बैकएंड से वो रिलीज कर देगा, परमानेंटली डिलीट कर देगा। ओके ठीक है, और डिलीट करने के बाद फाइनली एक मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो अब इसको देखो करके। ओके नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने जो है मंडे को क्लास होगी ना, उसके हम लोग सी शार्प के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि ये है, इसको अगर मैं फाइंड कर लूँ पहले, तो मैंने फाइंड तो कर लिया, अब मुझे इसको डिलीट करना है, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। डिलीट करते ही ये बैकएंड से निकल गया और डिलीट भी हो गया, डिलीट का मैसेज भी आ गया आपके पास। अब फाइनली मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास क्या मैसेज आना चाहिए, डेटा डिलीटेड, लेकिन यहाँ पे सर्च आ रहा है। सर्च तो नहीं आना चाहिए, खैर मैसेज तो हमारे पास वैल्यू भी नहीं आई, लेकिन मेरे पास में वो आना नहीं चाहिए था सर्च का। तो हम देखते हैं कि फाइंड की क्वेरी में क्या हुआ, फाइंड की क्वेरी हमारी प्रॉपरली क्यों नहीं चल रही है। तो फाइंड में क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और फाइंड के इस मेथड पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, और ब्रेक पॉइंट लगा के उसके हम लोग सर्च करते हैं कि क्या एक्चुअली इसमें ओके 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 ओके। एक्चुअली ये लेबल में मैसेज इसलिए आ गया था क्योंकि हम लोगों ने वाइल लूप के बाहर ये मैसेज लिखा था। जब ये सर्च हो रहा है ना, तो हम लोग इसको किसके अंदर लिखें, ये इस ब्लॉक के अंदर लिखे ना, सर्च के अंदर लिखना चाहिए था मुझे, तो मैंने इसके ब्लॉक के बाहर लिख दिया था। इस वजह से वो क्या हो रहा था, सर्च होने के नहीं बाद भी वहाँ पे विदाउट सर्चिंग भी वैल्यू दिखा रहा था। तो आपको यहाँ ऐसे करना है, तो उसके बाद ये आपका ये सही हो जाएगा। देखो, यानी कि जब सर्च होगा तभी इस लूप के अंदर जाएगा, और लूप के अंदर जाएगा तो ही मैसेज ये ग्रीन होगा और साथ में उसका मैसेज आएगा। अदरवाइज़ अगर वो लूप के बाहर है, लूप के बाहर कब वो रहेगा, जब उसकी वैल्यू से मैच नहीं होगी। अभी मैं इसको फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास क्या मैसेज आ जाएगा, कोई भी मैसेज नहीं आया, डेटा नॉट फाउंड का भी मैसेज नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस डिलीट, मतलब हम लोग इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास वो भी आए, मैसेज भी आए कि अभी आपका डेटा फाइंड नहीं हुआ, तो उस केस में आपको थोड़ी सी कोडिंग इसमें चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने जो कोड किया है अभी, उसके अंदर में हम लोगों ने कोई एल्स का पार्ट नहीं किया ना इफ़ का पार्ट किया, हमने सिर्फ किया है कि अगर पैरामीटर के अकॉर्डिंगली अगर वैल्यू उसको मिल जाती है तो वो यहाँ वाइल के अंदर रिटर्न कर दे, अदरवाइज़ ना करे, है ना। तो इसको आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आप इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको एल्स पार्ट में डाल सकते हैं। कैसे लगाएंगे, इफ़ लगा देते हैं txt ईमेल आईडी का टेक्स्ट अगर कंपेयर करता है किससे, dr के उस बैकएंड के कॉलम से। तो बैकएंड का कॉलम कौन सा है, 0.2 स्ट्रिंग, 0 के अंदर में क्या है उसकी ईमेल आईडी। तो अगर वो ईमेल आईडी से मैच करता है तो वो क्या करे, वो ये दिखाए कौन सा, ये वाला। लेकिन अगर वो ईमेल आईडी से मैच नहीं करता है तो एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या दिखाएगा, डेटा नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन डाल देता हूँ, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड के लिए फिर फाइनली इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ इसको कर देता हूँ रेड, डेटा नॉट फाउंड। तो इस केस में आपके पास जब आप रन कराओगे तो जब इसकी वैल्यू उसको नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे जब उसको वैल्यू मिलेगी तभी इसके लूप के अंदर जाएगा। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं मैच करेगी तो आप इस लूप में कभी नहीं जाएगा, ये भी एक कंडीशन है ना। क्योंकि अगर आपकी वैल्यू नहीं मिली, सपोज कर लो ईमेल आईडी आप जो डाल रहे हो टेक्स्ट बॉक्स में वो ईमेल आईडी नहीं है, तो इस लूप के अंदर तो कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो गया तो सिर्फ वो सर्च करेगा, तो एल्स वाला कंडीशन तो इस केस में भी आपका नहीं चलने वाला है। इस एल्स वाले को इसमें भी आप नहीं चला सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप डीआर वाला यूज़ कर सकते हैं, या
उसको आप कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले किया था। या तो आप इसको ट्राई कैच में भी कर सकते हैं, ट्राई कैच के थ्रू भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आपको ट्राई कैच वाला बताऊं थोड़ा सा, उसको भी आपको आ जाएगा कैसे करना है। तो ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फाइनली इसको भी डिलीट कर देते हैं। सेम वही वाला क्वेरी है हमारे पास में अभी। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ब्लॉक को ट्राई कैच में डाल देते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो भी हमने बनाया वो हमने एग्जीक्यूट भी करा लिया है, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है, सारी चीज़ें चल रही हैं। बट अभी क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्राई कैच में डाल देते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस पूरे ब्लॉक को डालते हैं ट्राई, ये पूरा पूरा का पूरा जो कोड है, इंटायर कोड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ट्राई के अंदर डाल देता हूँ और कैच में डाल देता हूँ। अगर इसमें कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो कैच एक्सेप्शन एक्सेप्शन EX आपको नहीं दिखाना है, छोड़ दो आप। यहाँ पे मैसेज में दिखा दे डेटा नॉट फाउंड, यहाँ पे आप देखा डेटा नॉट फाउंड। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास जो भी एरर होगा, मतलब अगर इसमें से उसको कोई भी लाइक ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, अगर मिल गया तो फाइनली वो दिखा देगा और कनेक्शन को भी क्लोज कर देगा। लेकिन अगर उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है उस केस में, तो वो क्या करेगा, उसको वो यहाँ से एक्सेप्शन वाला ये पार्ट दिखा देगा, डेटा नॉट फाउंड। इससे पहले आपको डी को भी क्लोज करना होगा, आप यहाँ पे डी डॉट क्लोज कर दें, तो आपको फाइंड की क्वेरी प्रॉपर आप चलती हुई नज़र आएगी, ये सारे ऑब्जेक्ट उसको मिल जाएंगे। अब जैसे इसमें ये देखो, ये वाला डेटा ऑल नहीं है मेरे पास, मगर अब फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो उस केस में मेरे पास में क्या आउटपुट आना चाहिए, डेटा नॉट फाउंड का मैसेज शो नहीं हो रहा है अभी भी। इसे हमें ब्रेक पॉइंट से चेक करना पड़ेगा। यहाँ से हम आते हैं, लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, ये हो गया ट्राई कैच, इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे ये फील्ड है, इसको फाइंड पे क्लिक किया, हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ से F11 से या फिर इस बटन पे आप क्लिक करोगे, ये वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अब जो हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू मैंने पास किया था, दैट इज़ G.SSD07, वो वैल्यू आपको शो कर रहा है। कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन ओपन करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कराया, ठीक है, लूप के अंदर चला गया और लूप के अंदर गया नहीं तो वो dr डॉट क्लोज कर दिया, क्योंकि लूप के अंदर तो गया ही नहीं वो, और कनेक्शन क्लोज करके वो सीधा बाहर निकल जा रहा है। मतलब कि वो लूप के अंदर तो गया बट उसको फंक्शनली उसको लूप में मिला नहीं, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल गया। तो ये भी आपका एक सोल्यूशन नहीं हुआ इसका, ट्राई कैच के भी थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली प्रोसीजर जो बनाया है, प्रोसीजर के नाम के थ्रू उसको कॉल किया था, और प्रोसीजर में हम लोगों ने पैरामीटराइज प्रोसीजर बनाया हुआ है और ईमेल आईडी इसको मैच नहीं कर पा रही है। तो हम लोग एक और तरीका यूज़ करते हैं, इसको ट्राई कैच भी हटा देते हैं कि उसका भी कोई काम नहीं आया इस टाइम पे। इसको हम लोगों ने ट्राई कैच को हटाया। अब क्या करते हैं इसमें कि जो हम लोगों ने ये बनाया ना, इसको हम लोग विदाउट प्रोसीजर कर लेते हैं, यानी कि प्रोसीजर की नाम की जगह पे हम लोग यहाँ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर reg वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स, या ईमेल आईडी इज इक्वल टू @
ईमेल, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू @email, और ये जो प्रोसीजर हम लोग प्रोसीजर के थ्रू नहीं कर रहे हैं इसको हटा देते हैं, और प्रोसीजर में ईमेल आईडी की जो वैल्यू पैरामीटराइज हमने यहाँ पास कर दिया। पास करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक डाटा रीडर ले लिया, यहाँ हमने स्टार यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग सारी दिक्कत तो इसकी आ रही है क्योंकि हम लोगों ने वेयर लिया है तभी ये अंदर नहीं जा रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दें यहाँ से। अब यहाँ पे आप लगा दें इफ़ कंडीशन, इफ़ txt ईमेल आईडी का टेक्स्ट अगर कंपेयर करता है किससे, dr के 0 से 0.2 स्ट्रिंग, अगर वो उससे मैच करता है तो क्या करे, अगर मैच करता है तो क्या करे, उसको दिखा दे। अगर मैच नहीं करता है तो अगर मैच करता है तो आपको शो करा दे, यानी कि यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दो। और नहीं मैच करता है तो एल्स में जाए, और एल्स में जाके क्या मैसेज आ जाए, डेटा नॉट फाउंड। ये वाला एक्स्ट्रा ब्लॉक आ गया शायद, है ना। ये इफ़ वाइल स्टेटमेंट है, वाइल स्टेटमेंट वाइफ के अंदर इफ़ आ गया। अच्छा, इसके बाद एक और है, क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ग्रीन की जगह पे कर दिया रेड, डेटा नॉट फाउंड, इस तरह से आप दिखा दें इसमें। फिर अगेन हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। देखो कोड्स ना बेसिकली आप कैसे भी कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं कोड करने के, और एक कोड से ही सारे कोड्स निकाले जा सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि आप कौन से कोड को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कौन सा इजी रहेगा आपके लिए, तो वो आपको समझ के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप कैसे उस चीज़ को निकाल पाते हो। तो अभी देखा होगा आपने, अभी एक ही कोड के लिए हमने कितनी सारी कोड चेंज कर दी है। फाइंड पे क्लिक किया, देखो बैकएंड पे चला गया, यहाँ से हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे आया नेम स्टेटमेंट का, कनेक्शन ओपन करी, डीआर के अंदर गया, डीआर के अंदर उसको वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार लिखा था, कोई वेयर क्लाउज नहीं डाला है, तो सारी वैल्यू उठाएगा। इफ़ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इफ़ के अंदर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ़ के अंदर उसको मिला नहीं, क्योंकि वो वाली वैल्यू ऑलरेडी बैकएंड से डिलीटेड है। तो मैसेज क्या आ गया आपके पास में, कनेक्शन क्लोज हुआ फाइनली, और आपके पास मैसेज आ गया। दूसरी बार भी गया, दूसरी बार में क्या, इनवैलिड अटैम्प्ट टू क्लोज। एक्चुअली हम लोगों ने वाइल के अंदर ही कनेक्शन क्लोज किया हुआ है, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए आपको कनेक्शन क्लोज, वाइल के बाहर आपको कनेक्शन क्लोज करना है। तो एक्चुअली बहुत बार कोड्स हमने चेंज किए तो इसलिए चेंज कर दिया, इसलिए ये एरर आ गया। कभी भी वाइल के बाहर ही आपको कनेक्शन क्लोज करना है और डीआर को क्लोज करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, डीआर एक बार एग्जीक्यूट करेगा और अगली बार वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे वही सेम वैल्यू मैं उठाता हूँ, फाइंड पे क्लिक करता हूँ, बैकएंड पे गया, वाइल के अंदर गया, इफ़ के अंदर गया, इफ़ उसको मैच नहीं करा, एल्स में चला गया, एल्स में मैसेज उसने दिखा दी। अब एल्स के बाद दिखाने के बाद ये सीधा यहीं से अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लिख देते हो, ब्रेक, तो ये क्या होगा, यहीं से ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा ना, एक ही बार में बाहर निकल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जितने रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में है उतनी बार उसका लूप चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ये ब्रेक भी स्टेटमेंट है, तो आप ब्रेक करोगे तो सीधा यहाँ से बाहर निकल जाओगे। और अगर आपको वहाँ से वैल्यू मिल जाती है, अगर एक बार आपको वैल्यू सर्च भी हो जाता है तो भी आप ब्रेक कर जाओ, ठीक है। यानी आपको वैल्यू अगर मिल जाता है तब भी आप डिस्प्ले करके ब्रेक कर जाओ, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप डिस्प्ले करके ब्रेक कर जाओ। मतलब जैसे ही आप एक बार लूप के अंदर आ जाते हो, इसका मतलब आपको वैल्यू मिल जाती है। तो इस केस में आपको इस तरह से आपका सोल्यूशन ये हो सकता है। और भी इसके दूसरे तरीके हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि और भी फाइंड करने के और दूसरे तरीके हम कैसे कर सकते हैं।
हम उसको अडेप्टर के थ्रू भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन की कोड पे ही। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपने वाइल भी यूज़ किया है इसमें, वाइल के अंदर इफ़ यूज़ किया है, ये भी आपको सीखना चाहिए। हम्म, हमारे 2 बटन नज़र नहीं आ रहे हमें, और डिलीट हो गए क्या? फाइंड डेटा नॉट फाउंड, देखो फाइनली आपके पास मैसेज आ गया, जो आपके पास डेटाबेस में ऑलरेडी नहीं है उसका मैसेज आ गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं फाइंड के साथ में। आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फाइंड का एक दूसरा मेथड मैं बता दूंगा कि उसको आप इजी तरीके से और कैसे कर सकते हैं अडेप्टर के थ्रू। तो फिलहाल आप इसको देखिए, मैं स्टॉप करता हूँ अभी, फिर मिलते हैं। वरुण। यस सर। हाँ वरुण, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक ओके है। ओके सर। ठीक है। बाकी सारी चीजें मैं कल पूछता हूँ, हाँ कंफ्यूजन हाँ, वगैरह जो भी। ठीक है, ठीक है, ओके।